यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ट्रांसफर मैडनेस चल रही है यहां पे। डेविड ऑनस्टीन का ट्वीट आया है, रिलीज क्लॉज सेमेन्यो का 65 मिलियन पाउंड। क्या बोर्नमथ इस प्लेयर को रोक पाएगी? क्या उनका कंट्रोल है यहां पे? क्या यूनाइटेड अटैक कर सकती है सिचुएशन पे? और क्या हमें रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना चाहिए? क्या एडम वॉर्टन की सिचुएशन को हम अटैक करने वाले हैं? बिड सबमिट कर चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जोआओ गोमेज, वुल्व्स का मिडफील्डर, यूनाइटेड आना चाह रहा है, बट प्राइस काफी ज्यादा है यूनाइटेड के लिए। उसके अलावा मैडनेस यहां पे भी है कि गैलेगर, एलियट एंडरसन और मिडफील्ड के अराउंड ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे साफ ये पता चलता है यूनाइटेड इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में शायद कोई भी बिजनेस ना करे। बेंजामिन सेस्को की इंजरी अपडेट क्या है और उसके अराउंड मेरे थॉट्स क्या हैं, कौन कौन से गेम वो मिस करेगा और क्या यूनाइटेड कर सकती है, सब कुछ कवर कर लेंगे इस मैडनेस वाली वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो एक मैडनेस से भरा लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर लेना और हाइप मार देना इस हफ्ते का इस वीडियो पे सपोर्ट करने के लिए इस छोटे से चैनल को। और हम आगे बात करेंगे सेमेन्यो की। भाई, ये ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड के शायद काफी लोग बोलेंगे इस टाइम यूज में नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर 10 पोजीशन जो इसकी फेवरेट पोजीशन है, स्पेशली लेफ्ट साइड से, वहां पे हम ऑलरेडी इतना सारा पैसा जमा कर चुके हैं। मथेउस क्यून्या, ब्रायन एम्बुमो और सेमेन्यो, इन तीनों को हम देख रहे थे इस समर ट्रांसफर विंडो में। ऑफ कोर्स हमने 2 प्लेयर वहां से साइन कर लिए तो जगह नहीं बचती, बट लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में लोग सोचते हैं कि सेमेन्यो वहां पे खेल सकता है। अब वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा वो मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स ये प्लेयर सुपर 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 टैलेंटेड है, वो मैं जरूर जानता हूं। बोर्नमथ का सीजन उसने एक दम पे उठा रखा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा मैनेजर है, बट सेमेन्यो हैज बीन द लीडिंग लाइट स्पेशली दिस सीजन। अब वो उनकी गोल स्कोरिंग फॉर्म में एकदम टॉप पे चल रहा है और यूनाइटेड ने पहले भी इंटरेस्ट दिखाया है, बट इंडिकेला ये बता रहा है कि लिवरपूल के साथ इसके कनेक्शन काफी सॉलिड हैं। लिवरपूल का जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो काफी महीनों से चेस कर रहा है सेमेन्यो को। और इंडिकेला ने 7 नवंबर को डेविड ऑनस्टीन की ट्वीट से 10 दिन पहले यह बता दिया था कि 65 मिलियन में यह प्लेयर जनवरी में जा सकता है। और उन्होंने यह भी बताया था कि सेमेन्यो जाना चाह रहा है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। सो भाई, जहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए वहां पे बिल्कुल देना चाहिए। इंडिकेला ने यह रिपोर्ट बेसिकली पहले दी थी। उन्होंने बस यह बोला था कि 3 क्लब्स ट्रिगर कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन उनकी गलत थी, जबकि डेविड ऑनस्टीन ने बताया कोई भी क्लब उसको ट्रिगर कर सकता है। बट बाकी सारी चीजें उन्होंने 10 दिन पहले बताई थी, सारी की सारी यहां पे सच निकली। नाउ मुझे ऐसा लगता है, देखो, यूनाइटेड 65 मिलियन लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे नहीं लगाएगी। और सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है क्या है? ये रिलीज क्लॉज है। यहां पे बोर्नमथ कुछ भी करके नहीं रोक सकती। बस एक कंडीशन है उनके पास इस डील को ना होने देने से। वो क्या कंडीशन है? कि आपको ये रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना है विंडो की स्टार्टिंग में, ना कि एंड में। बस एक ये कंडीशन है बोर्नमथ की, और ये प्लेयर जनवरी में जा सकता है, जो ये जाना चाह भी रहा है, और मे बी लिवरपूल उसको साइन भी कर ले। यूनाइटेड क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि 65 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा आपको मोस्ट लाइकली एक पेमेंट में, जो यूनाइटेड बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए शायद हम इस डील में नामो निशान पे नहीं है हम। और अगर आपको लगता है यूनाइटेड इसको अटैक कर सकती है, आई डोंट थिंक सो हम ये कर पाएंगे। नाउ इंडिकेला ने और भी कोई न्यूज दी है जो मुझे पहले तो सुन के लगा था भाई एकदम ही क्या बात कर रहे हैं, एंड आई शुड नॉट बिलीव इट। बट जब इनकी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि बाद में पता चलता है वो सही थी, तो सुन के दिमाग घूमता है। और ये दिमाग घुमाने वाली खबर है भाई एडम वॉर्टन से रिलेटेड। एडम वॉर्टन की बिड यूनाइटेड ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है या करने वाली है, ऐसा कुछ बताया है इंडिकेला ने। और यूनाइटेड में रूबेन एमरिम और यूनाइटेड इस प्लेयर को जल्दी से जल्दी अटैक करना चाहती है, इससे पहले कि लिवरपूल समर में इस प्लेयर के लिए जाए। यूनाइटेड जनवरी में इस प्लेयर को साइन करने की कोशिश करेगी। क्या तुम खुश हो इस चीज से कि जनवरी में तुम्हारे पास एडम वॉर्टन आता है? मुझे बहुत से चांसेस लगते हैं क्यों खबर सही नहीं हो सकती, क्योंकि एडम वॉर्टन अच्छी खासी उसकी दाल चल रही, एकदम कहानी चल रही है भाई अपनी क्रिस्टल पैलेस में। क्यों वो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले यूनाइटेड आके कचरा बनना चाहेगा और एक ऐसे सिस्टम में आएगा जहां पे उसको पता नहीं वो स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, अडेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और अपने इंग्लैंड के चांसेस गवा देगा। बस 6 महीने की बात है, उसका कुछ भी नहीं जा रहा। क्लब्स कल भी उसमें, समर में भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रिस्टल पैलेस और यूनाइटेड इंटरेस्ट, भाई प्लेयर ही इस टाइम पे हिलना नहीं चाहेगा। जोआओ गोमेज प्रॉबेबली ये हिलना चाहेगा क्योंकि वुल्व्स बहुत ही बेकार कर रही है, रेलीगेट होने की कगार पे है। और रिकॉर्ड पोर्चुगल करके एक आउटलेट है पोर्चुगल का, जिन्होंने बताया है कि रूबेन एमरिम चाह रहा है जोआओ गोमेज को अपनी मिडफील्ड में लाने के लिए, अपनी मिडफील्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए इस जनवरी में। और जोआओ गोमेज भी ओपन है यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए, बट वुल्व्स की डिमांड 44 मिलियन पाउंड यानी 44 मिलियन पाउंड्स की हो सकती है।
सो मेरे को लगता है भाई ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे ये टीम रेलीगेट हो गई, प्रॉबेबली ये प्लेयर आपको 20-25 मिलियन में भी मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसके साइनिंग के लिए बहुत सारा कंपटीशन आ सकता है, बट 44 मिलियन इज ऑफ कोर्स वे टू मच फॉर जोआओ गोमेज मेरी नज़र में, खासकर तब जब वुल्व्स रेलीगेट होने की कगार पे हैं। ऑफ कोर्स अगर वुल्व्स रेलीगेट नहीं हो रही होती तो आप जरूर सोच सकते थे मे बी 30, 35, 40 मिलियन तक हम जा सकते हैं। स्टिल उस भी केस में 44 मिलियन इज अ लिटिल टू मच, क्योंकि उसके बाद आपको आगे की भी प्लानिंग करनी है। देखो ये दो खबरें मैंने जो आपको दी हैं वॉर्टन और गोमेज की, ये ओनली दो खबरें हैं जो बता रही हैं यूनाइटेड कुछ करेगी, बट बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो बता रही हैं यूनाइटेड क्यों इस ट्रांसफर विंडो में चैलेंजिंग सिचुएशन में जा सकती है। फॉर एग्जांपल शॉन कॉलोनी ने बताया है कि भाई कॉनर गैलेगर, जिसके सबसे ज्यादा चांस लग रहे थे इस ट्रांसफर विंडो में किसी प्लेयर को लाने के, वो था कॉनर गैलेगर, और उन्होंने बताया शॉन कॉलोनी ने कि एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहती और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस प्लेयर को हम लोन पे भेजें। साथ ही साथ प्लेयर भी चाहता है कि मैं एटलेटिको मैड्रिड में स्टे करूं, लेकिन अगर कोई 40 मिलियन यूरोस का ऑफर लेके जरूर आएगा तो एटलेटिको मैड्रिड डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट हो सकती है। और 40 मिलियन यूरो यानी आप मान लो 34 मिलियन पाउंड के आसपास की रकम कोई लेके आएगा तो एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड हो सकती है। अब मैं अगर सोचूं 25 साल के इस मिडफील्डर के लिए जो हमारी टीम में आ सकता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है, और उसके लिए 35 मिलियन आई थिंक इज अ वेरी गुड डील। बट जब ये बता रहा है कि दोनों के दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, क्या यूनाइटेड इसके लिए पूरा पैसा देगी? क्या हम लोन पे जाएंगे जो इसका लिए कोई डिजायर नहीं है उनकी? बट यहां पे ऐसा भी हो सकता है यूनाइटेड लोन के लिए जाए और लोन विद एन ऑब्लिगेशन या फिर ऑप्शन टू बाय, जिसमें हम कह दें कि हम 5 मिलियन तुमको अब दे रहे हैं और 30 मिलियन हम समर में दे देंगे, तो 35 मिलियन आपके हो गए, आप प्लीज हमें प्लेयर दे दो। मे बी तब एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड हो जाएगी। ओनली गुड थिंग जो मेरे को इस रिपोर्ट से लगी है वो ये है कि कम से कम एक राइट प्राइस पे एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड हो सकती है, और ऐसा कोई स्टांस नहीं है कि देखिए कुछ भी हो जाए, जैसे ब्राइटन ने बलेबा के साथ किया था, कुछ भी हो जाए हम प्लेयर को बेचेंगे नहीं, ऐसा कोई स्टांस सुनने में नहीं आया। दिस इज द ओनली पॉजिटिव थिंग। नाउ एलियट एंडरसन, टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड और न्यूकासल, जिनको नहीं पता भाई न्यूकासल से ही नॉटिंघम फॉरेस्ट गया था एलियट एंडरसन, उन्हीं की एकेडमी से आया हुआ है। सो यूनाइटेड और न्यूकासल दोनों स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हैं एलियट एंडरसन में, एंड ऑफ कोर्स एलियट एंडरसन में बहुत से और क्लब भी इंटरेस्टेड होंगे, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट विल नॉट कंसिडर सेलिंग हिम इन जनवरी, ये बताया है टेलीग्राफ ने। और टेलीग्राफ की रिपोर्ट भाई एकदम सही ही होती है, दे आर वेरी 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 रिलायबल। नाउ उन्होंने ये भी बताया कि उसका जो प्राइस है वो 100 मिलियन से ऊपर भी जा सकता है। अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में देखोगे तो वो 100 मिलियन के आसपास या उसके ऊपर भी जा सकता है, और ये एक भयंकर खबर है, और ये बाकी सारे क्लब्स के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होगी जो इसको चेज करना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स हमें ये भी याद है कि बेन जेकब्स ने बताया था कि समर तक अगर वेट किया जाएगा, जनवरी में इस डील को ना किया जाए तो समर में इसका प्राइस नीचे आ सकता है। कुछ क्लब्स के लिए कंडीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल आप चैंपियंस लीग क्लब हो तो आप नॉटिंघम फॉरेस्ट के रिलीज क्लॉज में, इस प्लेयर के रिलीज क्लॉज में चीजें ऐसी लिखी हुई हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो फायदा हो सकता है। बट इन एनी केस ये काफी ज्यादा महंगा प्लेयर है यूनाइटेड के लिए, बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड को काफी अच्छे तरीके से संभाल सकता है। प्लेयर में टैलेंट कूट कूट के भरा है, और इन केस अगर आप देखते हो अपना फ्यूचर ब्रूनो फर्नांडिस के बियॉन्ड, जैसा मैं आपको कल की वीडियो में भी बोल रहा था, भाई इस ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेस करने के लिए यू डेस्परेटली नीड बिग प्लेयर्स, राइट, एंड प्रोबेबली मल्टीपल ऑफ देम। नाउ ESPN ने सबसे धमाकेदार खबर दी है यूनाइटेड फैंस के दिल में, जो एकदम छुरी की तरह लगेगी, वो ये है कि यूनाइटेड किसी भी मिडफील्डर को इस जनवरी में साइन नहीं करने वाली है, और हम पैसा बचाएंगे समर तक ताकि हम अपने टॉप टारगेट्स को बेसिकली ले पाए। ना ये सुन के मेरे को डेजावू स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड जैसे फॉर एग्जांपल समर ट्रांसफर विंडो में काम नहीं करती और लास्ट दिन में कहते देखो हमने पैनिक बाय नहीं किया। यूनाइटेड अब उस मोड में आ चुकी है ना। इनकी और बातें सुन लो, ESPN ने जो बताई है, यूनाइटेड का प्लान क्या है, मिडफील्ड ऑप्शन अगले समर के लिए हम रख रहे हैं, और क्योंकि वो टॉप है और उनको लाने का प्लान कितना बढ़िया, देखो सोचोगे तो तुम चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे। वो कह रहे हैं हम हर हफ्ते 1 मिलियन की सेविंग करेंगे सैलरी बचा के, कैसे, और उसको री इन्वेस्ट करेंगे वेजेस को, ताकि हम अपने नए प्लेयर्स को ला पाए। ना कैसे है ये 1 मिलियन कैसे बन रहा है, वो समीकरण भी देख लो। एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैजेमीरो, हैरी मैग्वायर और जेडन सांचो, ठीक है। साथ ही साथ आप रैशफोर्ड को भी बेच दोगे और उसकी सैलरी भी आजकल आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपने 1 मिलियन पर वीक की सैलरी बचा ली,
और उसके बाद अब आप अपने टॉप टारगेट को लेने जाओगे। नाउ यहां पे ना मेरे को ऐसा लगता है गू, गोबर और मूत्र ये मिला के आपको परोस के दे देंगे और कहेंगे देखो भाई ये हनी मस्टर्ड एवोकाडो डिप है, खा लो। ठीक है, ये लिटरली ये कर रहे हैं। इन्होंने इतनी सारी बकवास चीजें एक साथ जोड़ी यूनाइटेड की तरफ से और इन्होंने बोल दिया कि देखो कुछ पॉजिटिविटी की किरण उसमें दे दी, नाम अच्छा दे दिया कि हम री इन्वेस्ट करेंगे इसी पैसे को। पहली चीज तो ये हैरी मैग्वायर, कैसेमीरो और जेडन सॉन्चो, इनकी तुम्हें ये इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। ये कहीं से भी प्राउड होने वाली बात नहीं है। ये शर्मनाक बात है कि तुम इन प्लेयर्स को टाइम रहते हुए बेच नहीं पाए, यहां से तुम अपना पैसा इकट्ठा कर नहीं पाए। ये तुम्हारी इनएफिशिएंसी दिखाता है। ठीक है, रैशफोर्ड अभी तक नहीं बेचा, ये भी तुम्हारी इनएफिशिएंसी दिखाता है। कोई भी इसमें पॉजिटिविटी नहीं है। ऊपर से जब तुम बात करते हो सैलरी जाएगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है? अगर ये प्लेयर नहीं जा रहे होते, अभी मैग्वायर और कैसेमीरो का एक्सटेंशन हो जाएगा, भले ही आधी सैलरी पे हो, तो तुम क्या अब मिडफील्डर साइन नहीं करोगे? एंड व्हाट अबाउट जनवरी? व्हाट अबाउट जनवरी जब लिवरपूल और बाकी सारे क्लब्स, क्रिस्टल पैलेस और ये सारे क्लब जाके अपने आप प्लेयर्स खरीदेंगे, जनवरी ट्रांसफर विंडो को यूज करोगे, तो आप हमें बता रहे हो कि आप अब अगले समर में जाके साइनिंग्स करोगे, जहां पे हमें ऑलरेडी 7-8 साइनिंग चाहिए, तो आप सारी की सारी कर लोगे उस समर ट्रांसफर विंडो में, जहां पे 1-1.5 महीने के लिए प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे क्योंकि वो क्लब अपना मेन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलने गए होंगे, राइट? सो ये किस तरीके का धूल झोंकी जा रही है यूनाइटेड फैंस के मन में, आंखों में, मेरे को समझ नहीं आती। कोई भी इसमें पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आपको वेज बचा के प्लेयर साइन करने पड़ रहे हैं, दैट मींस यू आर ब्रोक। यू आर ब्रोक। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और क्या वेज बचाओगे? ये ऐसी वेजेस तुम्हें देनी नहीं पड़ेंगी नए प्लेयर्स को, क्योंकि मथेउस कुन्या को तुम लाए थे, उसको तुम 2 लाख की सैलरी दे रहे हो, ब्रायन एम्बूमो को काफी महंगी सैलरी दे रहे हो, तो वेजेस तो तुम दोगे। आने वाले प्लेयर्स को जिनकी खत्म हो रही है, बस उनका मत बताओ कि उनकी खत्म हो रही है। वो हो रही है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो पा, और ना ही इतनी बड़ी सैलरी में। ऑफ कोर्स हमें पता है इनियोस की गलती नहीं है, उससे पहले की मैनेजमेंट की ये गलती है। बट अगर आप बस इस बेस पे चलोगे कि भाई जब उनकी सैलरी कम हो जाएगी तब हम जाके साइनिंग करोगे, तो भाई आप टॉप 4 क्या टॉप 8 लायक क्लब नहीं हो। आप यूनाइटेड नहीं हो। नाम चेंज कर लो अपना, मैनचेस्टर यूनाइटेड लेके, और लिख लो अपना नाम समथिंग एल्स यूनाइटेड, ठीक है, बर्नली यूनाइटेड। तुम उस तरीके का बिजनेस अगर करना चाहते हो तो। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी इंजरीज से रिलेटेड तुम्हें साइनिंग्स अटैक करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि सेस्को 1 महीने के लिए बाहर है। लॉरी विटवेल ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, ये बताया है कि बेंजामिन सेस्को की जो हालत है, जो उसको नी इंजरी हुई थी, जिनको नहीं पता, टॉटनम के मैच के अगेंस्ट, और लास्ट के मिनटों में वो खेला भी नहीं था और हम 10 मैन डाउन हो गए थे, उसकी नी इंजरी हुई थी। और अब पता चला है एक्सटेंट क्या है कि वो ऑलमोस्ट 1 महीने तक बाहर रहेगा ना। यूनाइटेड की जो हिस्ट्री है प्लेयर्स की इंजरीज को लेके, वो मेरे को इतना पता है, समझ आता है। जब बात करते हैं 1 महीने के लिए बाहर जाएगा, तो आप मान लो वो 4 हफ्ते नहीं, वो 5 ही हफ्ते होंगे, क्योंकि 4.5 हफ्ते का वो 1 महीना होता है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगता है। और हम प्रिकॉशन लेके उन प्लेयर को वापस लाते हैं तो ज्यादा ही लगेगा ना। अगले 4 हफ्तों में, आज 18 नवंबर से मैं देखूं 15 दिसंबर तक, अगर ठीक है, अगले 4 हफ्तों में आप खेलने वाले हो 5 गेम, जिसमें से है एवर्टन आप खेलोगे होम पे, क्रिस्टल पैलेस खेलोगे अवे, वेस्ट हैम खेलोगे होम पे, वुल्व्स खेलोगे अवे, और बोर्नमथ खेलोगे होम पे। जहां 5 क्रिटिकल मैचेस हैं, और यहां पे आप जरूर देख के कह सकते हो कि बेंजामिन सेस्को को हम मिस करेंगे ना। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो इजी गेम है, इसमें से देखो एवर्टन, वेस्ट हैम, अच्छा हुआ इस टाइम ये वुल्व्स अवे, हम ये गेम्स जीत सकते हैं बिना सेस्को के भी। यस, हम बिना सेस्को के जीत सकते हैं, बट क्या आपको नहीं लगता जब हम इतने गंदे फिक्सचर्स से निकल के आए हैं, दीज आर द फिक्सचर्स जो हमें एग्जैक्टली जीतने चाहिए। अगले 5 में से 4 गेम्स हमें 100% जीतने चाहिए, ताकि हम अपनी जगह बना पाए, टॉप 4 टॉप 5 की रेस में बने रह पाए। क्योंकि उसके बाद के वापस जो फिक्सचर होंगे वो बहुत टफ होंगे, न्यूकासल, एस्टन विला, ये सब। क्योंकि अभी से बोर्नमथ के बाद जो आपका गेम होगा वो एस्टन विला के अगेंस्ट होगा, और प्रॉबेबली सेस्को उस टाइम पे भी रेडी नहीं होगा टीम में आने के लिए, राइट? सो अपडेट तो ये है कि सेस्को लगभग 1 महीना के बाद आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम तक हमारे पे कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप जुगाड़ जरूर कर सकते हो, कभी मेसन माउंट खेल लिया, कभी आपका कुनिया खेल लिया, और मे बी होपफुली ज़र्क्ज़ी खेल लिया, क्योंकि ज़र्क्ज़ी को देखना हम सारे चाहते हैं, बट हमें भी पता है भाई उसकी जो फेवरेट पोजीशन है वो स्ट्राइकर नहीं है। अगेन क्वेश्चन आता है, आपने रास्मस होयलैंड को क्यों जाने दिया, जो लाइक टू लाइक एक रिप्लेसमेंट हो सकता था बेंजामिन सेस्को के लिए? नहीं, आपने रास्मस होयलैंड को जाने दिया, ज़र्क्ज़ी को रखा, और अब ज़र्क्ज़ी को नंबर
9 पोजीशन यानी स्ट्राइकर की पोजीशन पे खिलाने में हमारे को सवाल आ रहे हैं। तो ये मेरे को थोड़ी सी इनएफिशिएंसी वापस लगती है यूनाइटेड की मैनेजमेंट की और हमारे कोच की भी कि भाई ज़र्क्ज़ी को रखने का क्या मतलब था जब आप उसको खिलाओगे ही नहीं सेस्को की जगह। तो सेस्को की रिप्लेसमेंट ज़र्क्ज़ी कैसे था पहले और अब आपको कैसे समझ आ रहा है कि नहीं ही इज मोर ऑफ अ नंबर 10। तो यहां पे मेरे को नहीं सही लगता। रूबेन एमरिम का भी चॉइस होगी, आई एम प्रीटी श्योर उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी यहाँ पे। और तुम्हें पता है मैं रूबेन एमरिम के अगेंस्ट नहीं बोलता, बट ये सिचुएशन मेरे को ठीक नहीं लग रही। हम एक महीना बिना स्ट्राइकर के हैं। क्या हमें पैसा फेंक के इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में वो गलती नहीं रोकनी चाहिए? क्या हुआ अगर सेस्को आता है फिर जनवरी फरवरी में इंजर्ड होता है? व्हाट हैपेंस अगर ये चीज सनी लामंस के साथ होती है? आपका पूरा का पूरा सीजन बिखर सकता है। भाई ये जनवरी ट्रांसफर विंडो अटैक करनी बिल्कुल बनती है। मुझे लगता है ये हमारी डिसीजन मेकिंग ना बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सारी चीजों में। एक एग्जांपल देता हूं आपको, लीचा के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीचा अभी इंजरी से वापस आया, फरवरी से इंजर्ड है, नवंबर तक वापसी कर रहा है, जा रहा है खेलने अर्जेंटीना के लिए, प्रैक्टिस कर रहा है अर्जेंटीना के नेशनल कैंप में, राइट? अगर यूनाइटेड चाहती, अगर एफिशिएंटली एक क्लब की तरह देखती इस सिचुएशन को, तो प्लेयर को कहती भाई तेरे को तेरा दिल खुश करने के लिए हम यहां नहीं बैठे, तू चुपचाप जाके बैठ जा, हम तेरे को कहीं जाने नहीं दे रहे। 9 महीने से तू बीमार पड़ा है, 9 महीने से इंजर्ड रहा है, हमारे सामने तू ट्रेनिंग करेगा। और रूबेन एमरिम की टैक्टिक्स तेरे को नहीं पता क्योंकि वो नवंबर में आया था, तू फरवरी में इंजर्ड हो गया, टीम चली गई नेक्स्ट लेवल पे, रूबेन एमरिम के हिसाब से खेल रही है। तेरे को वो सीखना है अगले 2 हफ्ते खाली बैठ के, ठीक है, जब तू अब खेलने लायक हो चुका है। तो नहीं, यूनाइटेड ने उसको जाने दिया, प्लेयर रो रहा था, मैनेजर ने हाँ कर दी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट ये दूसरी तरफ आप देखो किसी और बड़े क्लब को, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की न्यूज में देख रहा हूं भाई। डीन हॉयसन स्पेन के लिए खेलता है भाई, ठीक है, उनका स्टार्टिंग सेंटर बैक है। हल्की सी माइनर इंजरी हुई, वापस इंटरनेशनल ड्यूटी से वापस स्पेन के स्क्वाड से वापस निकल गया। कैमेविंगा माइनर मसल इंजरी, निकल गया फ्रांस के स्क्वाड से। एम्बापे कैन नॉट टेक चांस विद एम्बापे इंजरी, निकल गया वहां से, ठीक है। ये अपने नेशनल कैंप छोड़ के, एक गेम छोड़ के वापस आके इंटीग्रेट हो चुके हैं रियल मैड्रिड में। और ये वीकेंड का मैच तुम देख लेना, ये इंजरी के कारण निकल के आए हैं अपने इंटरनेशनल गेम से, चाहे वो डीन हॉयसन हो, कैमेविंगा हो, एम्बापे हो, तीनों के नाम याद रखना। और अब देखना स्टार्टिंग 11 इस टीम का, रियल मैड्रिड का, जब वीकेंड पे आएगा, कितने प्लेयर इनमें से खेल रहे होंगे। और अगर आपको ज्यादा प्लेयर दिखते हैं वहां पे खेलते हुए, तो आप सोचने पे मजबूर हो सकते हो कि रियल मैड्रिड कितने सही तरीके से अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट कराते हुए क्लब को सही में सबसे ऊपर रखती है। और उसके बाद आप देखोगे वापस सोचना यूनाइटेड के बारे में, हमने इलीचा वाली सिचुएशन में क्या किया, हम सेस्को, सनी लामंस, इन सब की सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, हम मिडफील्ड की सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। और अपने थॉट्स मेरे को प्लीज कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मैं उनको जरूर पढ़ता हूं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके भी सपोर्ट कर देना। और मैं आपसे फिर मिलूंगा कल एक नई वीडियो में।